काफी बार सुनता हूं सर, जब भी प्रोग्राम के अलावा तो गुजरात के एक आईपीएस ऑफिसर अशरफ हुसैन को सुनता हूं 23 एज में, इंडिया का सबसे युवा आईपीएस। कि चुनौतियों का कैसे जो है क्या रणनीति ऐसी होनी चाहिए, क्या उनका सॉल्यूशन निकले, हमारी तैयारी नहीं पूरी। उनके सॉल्यूशन पे जाने से पहले इसमें आना चाहूँगा कि शिक्षा की चुनौतियाँ कहाँ से स्टार्ट है। हम लोग के बीच में शिक्षा की चुनौतियाँ सबसे पहले हमारे घर से, हमारे समाज से स्टार्ट होती है। आज मेरे से पहले वक्ता कह रहे थे कि पहले के टाइम में शिक्षा जो है कुछ वर्ग तक, कुछ समूह तक सीमित थी। मैं उनकी इस बात से ज़्यादा सहमत हूँ। लगी आम आदमी को उसकी जरूरत महसूस हुई, तो मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि शिक्षा पहले जो है एक वर्ग तक सीमित थी। उस समय परिस्थितियाँ थी, उस समय के हालात ऐसे थे कि वर्ग तक सीमित थी। आज वो हालात नहीं है। आज शिक्षा हमारे आपके बीच में कम्युनिकेशन का मुख्य माध्यम है, एक जरिया है, इसलिए शिक्षा सबके लिए होनी जरूरी है। अब मैं विषय पर आते हुए कि शिक्षा की चुनौतियाँ क्या हैं। सबसे पहले शिक्षा की चुनौतियाँ हमारे घर से शुरू होती हैं। हम काम पे लगा देते हैं। जहाँ तक देखा है मैंने, कोई मजदूरी कराता है, कोई अपने साथ ले जाता है, और हम लोग जब उनसे जिक्र करते हैं कि भाई बच्चों को पढ़ने भेजो, अरे साहब क्या पढ़ के क्या कर लेगा, जाएगा कुछ कमा के लाएगा। मतलब जो है आज पूरे हिंदुस्तान में बाल शिक्षा का सबसे बड़ा जोड़ा जो है वो है बाल श्रम। छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र जो है पढ़ने की लिखने की है, वो आज मजदूरी करते हैं। आप बच्चों को जब मैं कई बार देखता हूँ कि होटल का मालिक या रेस्टोरेंट का मालिक बड़ा तुत्कारते हुए एक तरह से बिल्कुल मतलब अमानवीय ढंग से उनके साथ जो ट्रीटमेंट करता है, तो कई बार वो चाय जो है हाथ में थम जाती है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। बाल श्रम बच्चों की शिक्षा हमारी शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा मैंने बताया था कि हमारे घर से, हमारे समाज से चुनौती शुरू होती है। बालिका शिक्षा, बालिकाओं को शिक्षा दिलाते समय जाकर पेरेंट्स से क्या होता है कि साहब ठीक है पढ़ाते लिखाते हैं, बाद में शादी के होंगे, शादी के बाद दूसरे घर जाएंगी तो देख लेंगी। मतलब उनके साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट, उनको द्वितीय दर्जे का व्यवहार किया जाता है। तो ये लिंग भेद जो है लड़के के साथ में और लड़की के साथ में एजुकेशन देते समय पेरेंट्स या उसके गार्जियन जो लिंग भेद करते हैं कि बच्ची के साथ में, लड़की के साथ में जो है उसको सेकेंडरी, उसको एक लाइबिलिटी मान के ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको पढ़ाते लिखाते हैं ठीक से, कहीं तो घर बार मिल जाएगा, दूसरे घर चल जाएगी, ठीक है। हमारे शिक्षा के मामले में घर से शिक्षा शुरू होती है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी टीचर होती है उसकी माँ, और माँ के बाद में उसका परिवार, उसका समाज। सबके लिए शिक्षा अनिवार्य नहीं कर दी जाएगी या सभी को शिक्षा प्राप्त नहीं हो जाएगी, तब तक कोई भी समाज या देश सामाजिक आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ सकता। भारतवर्ष में जब सार्वजनिक शिक्षा की बात चलती है तो जैसा कि पूर्व के वक्ताओं द्वारा बताया गया कि प्राचीन काल में शिक्षा जो थी वो विविध प्रकार, और जब तक सार्वभौमिक शिक्षा की दर 100% के आसपास नहीं आ जाती है, तब तक भारत की जीडीपी हम कल्पना करते रह सकते हैं कि 9% पहुंच जाएगी, कभी भी नहीं पहुंच सकते। एक घर में जो किसी काम करने वाली साधारण महिला है, आज के समय में कभी कभी ये भी होता है कि एक सिलाई मशीन या कपड़ा धोने वाली मशीन या रेफ्रिजरेटर का उपयोग अगर एक शिक्षित व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो ड्यूरेबल हो जाता है, ज्यादा लंबे समय तक वो मशीन कार्य करती है, और अगर एक अशिक्षित व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है तो वही मशीन कम समय तक कार्य करती है। तो इस तरह से हम देश की अर्थव्यवस्था में, सामाजिक अर्थव्यवस्था में, उस परिवार की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सार्वभौमिक शिक्षा के द्वारा प्रयत्न कर सकते हैं। कभी कभी पढ़ने के लिए मिलता है, हमारे साथियों ने भी पढ़ा होगा कि 90 साल की महिला अपनी नातिन के साथ बैठ करके विद्यालय में प्रवेश ले रही है और वो सीखने की कोशिश कर रही है। कारण ये है कि 80 साल उनकी उम्र जो हो गई, लेकिन जो शिक्षा का होने का अभाव या जो वेदना या जो पीड़ा उन्होंने झेली है सरकारी विद्यालयों में, वो उच्च गुणवत्तापूर्ण है। हमारे देश की सदैव ये विडंबना रही है कि जो अपने को ज्यादा योग्य समझते हैं वो कार्य नहीं करते। मैंने देखा है कि आसपास कहीं, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जिस व्यक्ति के पास
छात्रों से उतना ज्यादा दूर रहना चाहता है। मैंने आसपास और सदैव जब प्रयत्न करता हूं तो नहीं देखता मैं, यहाँ पर कई प्राचार्यों के फोन आते हैं और वो कहते हैं कि आप क्लास क्यों लेते हो, क्लास आप लेते हो, दबाव हमारे ऊपर बनता है कि उस कॉलेज के प्राचार्य क्लास लेते हैं तो आप क्लास क्यों नहीं ले सकते। कहने का मतलब प्राचार्य पद पर पहुंच जाने का मतलब है, चाहे वो निजी महाविद्यालय हो चाहे सरकारी विद्यालय हो या महाविद्यालय हो, कि अब क्लास नहीं लेना है, दूसरे के ऊपर रौब दबाना है और दूसरे को क्लास में भेजना है। जाहिर सी बात है कि जो प्राचार्य पद पे पहुंचा है उसके पास योग्यता है, अनुभव है, अगर वो क्लास ले तो ज्यादा लाभ हो सकता है। तो हमारे विद्यालय में जो योग्य शिक्षक नियुक्त होता है आरपीएससी द्वारा, वो कितना पढ़ाता है सार्वभौमिक शिक्षा से इससे लाभ होगा। इस बात में लाभ नहीं होगा कि उच्च उपाधि उसके बाद कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका तभी तक अध्ययन करता है, तैयारी करता है, कोचिंग करता है, जब तक वो सेवा में चयनित नहीं हो जाता है। जैसे ही वो सेवा में चयनित होता है, कार्य करना बंद कर देता है। देश की सार्वभौमिक शिक्षा में जो एक सबसे बड़ी बाधा है वो यही है कि योग्यता होना अलग बात है, प्रशिक्षण प्राप्त होना अलग बात है, जानकारी होना अलग बात है, लेकिन हमारे अंदर सेवा की भावना नहीं होती। हम कोशिश ये करते हैं कि शिक्षक के रूप में चयनित होने के पश्चात थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड से आरएएस बनने का सदैव प्रयत्न करते रहे। एक विशाल देश है, यूरोप की साक्षरता दर का उदाहरण दिया जाता है। यूरोप के कई देश हमारे राज्य के जैसलमेर जिले से भी भौगोलिक क्षेत्र में छोटे हैं, तो उनके यहाँ 100% साक्षरता दर लागू हो सकती है। जैसलमेर जिले में अगर किसी ढाणी में 2 घर भरे हुए हैं तो उनके लिए विद्यालय खोलना सरकार के लिए, और फिलहाल तो देश के पास इतना अर्थ नहीं है, वित्त नहीं है कि 2 घरों के बच्चों के लिए विद्यालय खोले जाए। तो हमारे देश में एक भौगोलिक समस्या है। अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में मैं रहा हूं, वहां पर 2 घरों के लिए जो दूर जाकर के पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं, उनके लिए विद्यालय संचालित करना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा प्रयत्न है। बिहार कर ली जाएगी और सबसे बड़ा कर्तव्य हम सब लोगों का हो जाता है कि हम सब अगर शिक्षक या शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षा क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो निसंदेह हम सब लोगों को अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। कहते हैं हम एक बार प्रयत्न करेंगे असफलता हाथ लगेगी, 2 बार प्रयत्न करेंगे असफलता हाथ लगेगी। अगर हम बार बार प्रयत्न करते रहेंगे तो तोते को भी राम राम बोलना सिखा दिया जाता है। तो एक विद्यार्थी या बालक को पढ़ाना या सिखाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बफर्ते कि हम सब लोग मिलकर प्रयत्न करें। सामूहिक जिम्मेदारी है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि वो सार्वभौमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपना कुछ ना कुछ योगदान दे। किसी भी शिक्षित व्यक्ति का अशिक्षित व्यक्ति से सार्वभौमिक शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा उत्तरदायित्व होता है, तो हम सबको मिलकर प्रयत्न करना चाहिए कि हम सब ये अपने अथक प्रयत्नों से भारत को यथाशीघ्र सार्वभौमिक शिक्षा की ओर ले जाएं, जिससे देश का उत्थान हो सके, मानव संसाधन का विकास किया जा सके, जीवन गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सके, सबके लिए शिक्षा और सुख प्राप्त करने के लिए या जीवन में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा की परिकल्पित किया जा सके। जिन छात्राध्यापकों ने, प्राध्यापक बंधुओं ने यहाँ पर अपने विचार रखे, वे सब बधाई के पात्र हैं। और मैं समझता हूँ कि आगे जब कभी कार्यक्रम पुनः आयोजित किया जाएगा या महाविद्यालय में पुनः संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, तो हमारे और बाकी के जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएं जो आज आगे नहीं आए हैं, वे भी विचार रखेंगे। संगोष्ठी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अपने उद्देश्य में पूर्णतया सफल रही। इसके आयोजन के लिए सभी हमारे साथी प्राध्यापकगण, मैडम, सभी हमारे छात्राध्यापक, छात्राध्यापिकाएं, आईपीडी के प्राचार्य महोदय, आईपीडी के सभी प्रवक्तागण, आईपीडी के मैडम सभी और आईपीडी की छात्राएं सभी बधाई के पात्र हैं। ईश्वर और मां सरस्वती आप सबके जीवन को निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ाएं। आप सब लोग अपने आसपास के परिवेश में सार्वभौमिक शिक्षा या साक्षरता जो भी हम कह लें उसको बढ़ाने का प्रयत्न करें और सबके लिए शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुखमय जीवन की प्राप्ति के लिए सभी को शिक्षा प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा,
God